हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम फाइनल ईयर में इकाई 1 के अंदर निवास स्थान और कर दायित्व में एक प्रश्न करने जा रहे हैं साथियों। तो निवास स्थान व कर दायित्व से संबंधित प्रश्न के लिए आपको इन दो शर्तों को सावधानीपूर्वक स्टडी करना होगा साथियों। तो मैं ये आपको पहले बता देना चाहूँगा कि किसी भी करदाता के साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी होने के लिए इन दो शर्तों को किस स्थिति में अनिवार्य करना होता है साथियों। तो यहाँ देखेंगे, निवास स्थान व कर दायित्व के अंदर दो शर्तें होती हैं साथियों, आधार शर्तें और अतिरिक्त शर्तें। तो आधार शर्तों के अंदर जो शर्तें हैं उनमें पहला शर्त है गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहना। फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति करदाता निवास स्थान की स्थिति में इस प्रकार से होगा कि आधार शर्तों में से पहला शर्त उस व्यक्ति को गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहना होगा। दूसरा आधार शर्त है कि गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहना होगा साथियों। ये दोनों बातें जो हैं ये आधार शर्त के अंदर कही गई है। अब यहाँ इस बात को देखेंगे कि अतिरिक्त दोनों शर्तों में क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अतिरिक्त शर्तों में पहला है कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में उस करदाता को कम से कम 2 वर्ष भारत में रहना है। 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहना होगा। अतिरिक्त शर्त में दूसरा शर्त है फ्रेंड्स कि पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहना होगा। ये दोनों अतिरिक्त शर्तें हैं। अब इन दोनों शर्तों में, आधार शर्तों में और अतिरिक्त शर्तों में हमको ये देखना होता है फ्रेंड्स कि कोई भी करदाता साधारण निवासी कब होगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी करदाता आधार शर्तों में से अगर किसी भी एक शर्त को पूरा करता है और अतिरिक्त दोनों शर्तों को पूरा करता है तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स वह साधारण निवासी होगा। दूसरी स्थिति में अगर वह आधारभूत शर्तों में कोई भी एक शर्त तो पूरा करता है किंतु दोनों अतिरिक्त शर्तों में किसी को भी पूरा नहीं करता है तो उस कंडीशन में वह असाधारण निवासी होगा। फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान देना है। और अनिवासी होने के लिए आधारभूत शर्तों में से वह किसी भी शर्त को पूरा ना करे तो वह अनिवासी हो जाएगा साथियों। और इसमें दूसरे अतिरिक्त शर्त का पूरा होना ना होना कोई जरूरी नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनिवासी के लिए कि वह अतिरिक्त शर्तों को पूरा करता है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो किसी भी करदाता के निवास स्थान व कर दायित्व को इस प्रकार से हम डिसाइड करते हैं साथियों। ओके फ्रेंड, हाँ तो आइए फ्रेंड इसके हल में चलते हैं। सॉल्व। हाँ, मिस्टर दर्शन के सकल कुल आय की गणना मिस्टर दर्शन के सकल कुल आय की गणना ये होगा कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए फ्रेंड इसको हम इस तरह से कॉलमबद्ध कर सकते हैं। विवरण साधारण निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी। फ्रेंड्स, विवरण के अंदर जितनी तरह की आय हैं उसको विस्तार से लिखना होगा और साधारण निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी के अंदर उसको शामिल की गई आयों के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो इसमें पहला आय है
पेरिस में व्यवसाय से आय जो भारत से नियंत्रण होता है, इसकी आधी आय भारत में प्राप्त हुई। फ्रेंड्स, यह एक विदेश की आय है जो भारत से कंट्रोल होता है और जिसकी आय साधारण निवासी और अनिवासी में शामिल की जाएगी। फ्रेंड्स, इसको अनिवासी में शामिल नहीं की जाएगी। तो हम फर्स्ट में यहां लिख सकते हैं विदेशी आय जो भारत में प्राप्त की। विदेशी आय जो भारत में प्राप्त की। फ्रेंड्स, दूसरा, भारत में पुराने नियोक्ता यूएसए में पेंशन से आय गणना की गई 32,000 रुपए। इस टॉपिक में आप इस बात को ध्यान देंगे फ्रेंड कि जो पेंशन से आय है, जो 32,000 रुपए गणना की गई, यह जो है छूट का जो क्राइटेरिया है उसमें शामिल नहीं होता है। इसलिए तीनों तरह के करदाताओं की आय में शामिल की जाएगी। तो हम यहां लिख सकते हैं विदेशी नियोक्ता के द्वारा पेंशन से आय। विदेशी नियोक्ता द्वारा भारत में पेंशन से आय। तो फ्रेंड, इसमें तीनों में ये अमाउंट शामिल की जाएगी। हाँ, पहले का अमाउंट रहा 1,60,000 रुपए। हाँ, अभी है 32,000 रुपए। 32,000 रुपए और अनिवासी के लिए भी शामिल हो जाएगा 32,000 रुपए। फ्रेंड्स, तीसरा, पाकिस्तान में कृषि आय भारत लाई गई। तो विदेशी कृषि आय है जो भारत में लाई गई, तो साधारण निवासी के लिए फ्रेंड ये कर है ना, आय में शामिल किया जाएगा और असाधारण निवासी और अनिवासी के अंदर आय में शामिल नहीं होगी। तो विदेशी कृषि आय भारत लाई गई। हाँ, विदेशी कृषि आय भारत लाई गई, इसका अमाउंट है 40,000 रुपए। फ्रेंड, इसके बाद है यूके में संपत्ति से आय वहीं प्राप्त की। विदेशी आय उसको वहीं प्राप्त किया, तो साधारण निवासी की स्थिति में शामिल किया जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं चौथा, विदेशी आय विदेश में प्राप्त की। विदेशी आय विदेश में ही प्राप्त की, अमाउंट है 32,000 रुपए। असाधारण निवासी और अनिवासी के आय में शामिल नहीं होगी। इसी तरह से हाँ, पांचवा है भूत की बिना कर लगी हुई आय गत वर्ष में भारत लाई गई 40,000 रुपए। फ्रेंड, ये चूंकि पास्ट है, इसलिए इसको किसी भी करदाता के आय में शामिल नहीं की जाएगी। तो हम यह लिख सकते हैं कि भूत की बिना कर लगी आय। ये किसी भी, चाहे वो साधारण निवासी हो, असाधारण निवासी हो या अनिवासी हो, किसी के आय में शामिल नहीं की जाएगी। फ्रेंड, छठवां है एक रिश्तेदार से विदेशी मुद्रा में उपहार भारत में प्राप्त किया 80,000 रुपए। तो फ्रेंड, उपहार वो होता है कर मुक्त, किंतु साधारण निवासी के लिए, असाधारण निवासी के लिए कर मुक्त होगा। क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में उपहार है, इसलिए अनिवासी के लिए यह जो होगा वो आय में शामिल किया जाएगा। फ्रेंड,
ये होगा 80,000 रुपए। तो फ्रेंड इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। अब इसके बाद यहां आप देखेंगे तो तीनों स्थिति में साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी की कुल आय, साधारण निवासी के लिए 2,64,000 रुपए, 2,64,000 रुपए, असाधारण निवासी के लिए 1,92,000 रुपए, और अनिवासी के लिए 1,12,000 रुपए। तो इस तरह से फ्रेंड्स यह जो प्रश्न है इसमें आपने देखा कि सकल कुल आय की गणना करने के लिए निवास स्थान की स्थिति के आधार पर हम उसके कर दायित्व को इस प्रकार से आकलन करेंगे। और फ्रेंड्स इस प्रश्न में आप इस चीज को ध्यान देंगे कि जिस ट्रिक से मैंने आपको इसे समझाया आप उस ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, ना कि क्वेश्चन को रटेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये हल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद फिर अब हम दूसरे हल की तरफ आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।